Hello students, how are you? I hope that you all are super awesome and I welcome you in my channel Prime Educator. My name is संजू कुमारी। आज की सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पर आज हम फोकस करने वाले हैं। बीमारियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। WHO defines health as a state of complete physical, यानी complete physical, mental and social well-being। WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता हो एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और इन्फर्मिटी। ऐसी स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता हो, न कि सिर्फ बीमारियों का ना होना या किसी पीड़ा का ना होना स्वास्थ्य कहलाता है। यानी एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी संपन्न हो। सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है या उसके पास कोई कष्ट या पीड़ा नहीं है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर यह बात नोट करने वाली है कि बीमारियों का ना होना, यानी कोई व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो वह स्वस्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। WHO ने स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर लिया है और इसे बिल्कुल सही ढंग से परिभाषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है। फिजिकल एलिमेंट, जैसा कि हमने यहाँ देखा, मेंटल एलिमेंट्स एंड सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, सोशल एलिमेंट्स, इन तीनों पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। फिजिकल एलिमेंट का मतलब है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हो, यानी उसके सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा ये आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति फिजिकली फिट है, स्वस्थ है। मेंटल एलिमेंट, एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ तभी कहलाता है जब उसे अपनी पोटेंशियल का ज्ञान हो, यानी उसे अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो और वह अपनी क्षमताओं को यूटिलाइज कर पाए। जिंदगी में जब उतार चढ़ाव आए तो वह व्यक्ति भली भांति उसका सामना कर सके। ऐसा नहीं कि कोई विषम परिस्थिति आ गई और ऐसे में हमने काफी स्ट्रेस ले लिया और कोई गलत डिसीजन ले लिया जो हमारे जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ तभी कह सकते हैं जबकि वह सामान्य परिस्थिति से लेकर विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन के फैसले सही ढंग से ले पाए, यानी परिस्थितियों के साथ सही मायने में एडजस्ट कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट, सोशल एलिमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जीने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि हाइजीन, सफिशिएंट अर्निंग, कलेक्टिव इंटरेक्शन एक्सेट्रा। इन सभी बातों का व्यक्ति विशेष पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यानी जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी व्यक्ति के, वह पूरी होनी चाहिए। समाज के सभी लोगों में समता और समानता का भाव हो, कहीं कोई ऊंच नीच, जाति भेद, लिंग भेद, इस तरह की कोई बात ना हो, तभी हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की फाउंडेशन हुई थी। अब आते हैं हेल्थ किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है। सबसे पहले है बैलेंस डाइट, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब है हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स शामिल हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एक्सेट्रा। इन सब की हमारे बॉडी में किसी व्यक्ति के एज, उसकी वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग नीड होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसे अपने भोजन में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना चाहिए। किसी भी न्यूट्रिएंट की अधिकता या कमी के कारण बीमारी हो सकती है। जैसे अगर प्रोटीन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो क्वाशियोरकर जैसी बीमारी हो सकती है। अगर फैट ज़्यादा हो गए तो इंसान फैटी हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी मिनरल्स की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई अगर, तो हमारी जो बोन्स हैं वह कमजोर हो सकते हैं। अगर
आयरन की कमी हो गई तो हमें एनीमिया हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी या अधिकता नहीं होनी चाहिए। हमारे भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर वे में शामिल करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट है क्लीन फूड एंड वाटर। स्वस्थ जीवन के लिए क्लीन फूड एंड वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी कोई साग सब्जी वगैरह लेकर आते हैं घर, तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, वर्म्स हमारे साथ चले आते हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से अगर धोकर ना पकाएं तो हमें बीमारी लग सकती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो है वह अच्छी उपज के लिए इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जो इन फल एवं सब्जियों और अनाज के जरिए हमारे घर पहुंच जाते हैं। इसलिए भोजन को अच्छी तरह से धोएं और अच्छी तरह से पकाएं, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेयजल पीना चाहिए। अगर हमें शुद्ध पेयजल की प्राप्ति ना हो तो हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए ताकि जो भी जर्म्स हैं वह मर जाए। नेक्स्ट देखते हैं प्योर एंड क्लीन एयर। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध और स्वच्छ हवा चाहिए। अगर हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। रेस्पिरेशन के दौरान हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा ये सब एंटर कर सकते हैं, जो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें शुद्ध एयर में सांस लेना चाहिए। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के समय हमें कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस सांस के जरिए हमारे लंग्स में घुस जाते हैं और लंग्स को बहुत तेजी से डैमेज करते हैं। अगर सही ट्रीटमेंट ना हुई तो मौत भी हो सकती है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि शुद्ध और स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहिए ताकि हमें श्वास से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने से हमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों और इंडस्ट्रीज से होने वाले धुएं से भी हमें बचने का प्रॉपर उपाय करना चाहिए। घरों में हमें किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। अगर लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रहे हैं तो हमें धुएं से बचने का प्रॉपर उपाय करना चाहिए ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज करने से हमारी नर्वस सिस्टम और हमारी मांसपेशियां समुचित रूप से कार्य करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रॉपर वे में काम करता है। कोरोना के समय में भी यही देखा गया, जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे उन्हें कम परेशानी हुई, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे उन्हें ज़्यादा परेशानी हुई। एक्सरसाइज के अलावा हमें प्रॉपर वे में आराम भी करना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, और इसके लिए हमें 6 से 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी चाहिए। आराम करने के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सोना ही चाहिए, बल्कि हम कोई अपनी पसंद की म्यूजिक सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे, जिससे हम रिलैक्स फील करें, वह काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को और अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, अपने नाखून को काटना चाहिए, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपने दांतों की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, अपने घर के कचरों का उचित ढंग से निपटारा करें, और हमारे घर में वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था हो, इस पर भी ध्यान दें ताकि शुद्ध हवा हमारे घर में आ सके और हम स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नो एडिक्शन। हमें किसी भी तरह का एडिक्ट नहीं होना चाहिए। एडिक्शन वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली किसी ऐसी चीज़ पर निर्भर करता है जो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का एडिक्ट नहीं होना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। किसी व्यक्ति को किसी खास ऐसी चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, कोकीन, हेरोइन एक्सेट्रा। इन सब से हमारा नर्वस सिस्टम पर बुरा असर होता है। अल्कोहल से हमारा नर्वस सिस्टम ही नहीं बल्कि लीवर भी डैमेज होता है। तंबाकू, गुटखा, इन सब के प्रयोग से माउथ कैंसर का भी खतरा रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार का एडिक्शन सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए एडिक्शन से बचें। हेल्थ के बारे में जानने के बाद अब हम लोग डिजीज के बारे में जानेंगे। डिजीज किसे कहते हैं? डिजीजेस कैन बी डिफाइंड एज द मैलफंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डिजीज यानी रोग असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें कोई अंग या अंग तंत्र भली भांति काम नहीं करते, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? डिजीज या रोग। जैसे आर्थराइटिस में जॉइंट्स में पेन होता है, इसी प्रकार से विभिन्न रोग के विभिन्न लक्षण हैं। अब जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस
ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस डिजीज को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड acquired डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज किसे कहते हैं? द डिजीज विच इज इनहेरिटेड बाय एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज किसी व्यक्ति में जन्म के साथ ही अभिलक्षित होते हैं, यानी कोई व्यक्ति जन्म के साथ ही उस बीमारी से ग्रसित हो तो उसे कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। कॉन्जेनाइटल डिजीज के लिए जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट एक्सेट्रा। अब आते हैं अक्वायर्ड डिजीज। अक्वायर्ड डिजीज क्या है? द डिजीज which developed at any stage of life after the birth and not inherited at the time of birth is called acquired diseases। acquired disease को भी क्लासिफाई किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन या ट्रांसमिट किए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट एजेंट हो सकते हैं, एयर, वाटर, फूड, बाय कांटेक्ट और इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। इन सभी के द्वारा यह बीमारी एक दूसरे को फैल सकती है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं किए जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज डिफरेंट पैथोजेंस के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। यह पैथोजेंस क्या क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस आर एज फॉलोज। बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं, मेनली हम लोग इसी पर फोकस करने वाले हैं। उसके बाद वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक वर्म्स, इन सब के द्वारा यह सारे जो पैथोजेंस हैं या एजेंट्स हैं जिनके द्वारा डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है। मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में इन सारे पैथोजेंस और उनसे रिलेटेड डिजीज के बारे में बताऊंगी। यह एक टेबुलर फॉर्म है, जिसमें एक तरफ मैंने कम्युनिकेबल डिजीजेज को दिखाया है, दूसरी तरफ मैंने पैथोजेंस को दिखाया है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टेबल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इस टेबल को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, टिटेनस, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनोरिया, वुपिंग कफ एक्सेट्रा। इन सभी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं वायरस से होने वाली डिजीज। वायरस से होने वाली डिजीज है एड्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोविड-19 एक्सेट्रा। एड्स जो कि HIV वायरस से होती है, रेबीज रैबिडो वायरस से होती है। इस वायरस का रिजर्वॉयर होता है डॉग, चमगादड़, लेकिन ज्यादातर यह कुत्ते के काटने से ही यह बीमारी होती है। इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मीन्स होता है पानी से डरना। हेपेटाइटिस, यह वायरल हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। इसमें वायरस के विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं, जैसे A से लेकर G तक, तो इसका नाम भी उसी तरह से हेपेटाइटिस A, B, इस तरह से हेपेटाइटिस G तक होता है। हेपेटाइटिस A मेनली कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। बाकी हेपेटाइटिस B से लेकर G तक यह ब्लड और लार के इन्फेक्शन के थ्रू होता है। इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स कॉमन बीमारी है। चिकन पॉक्स, जिसे हिंदी में छोटी माता भी कहते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक डिजीज है, जिससे पूरा विश्व परेशान रहा है, इसे हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं? स्किन डिजीजेज, इसमें स्कैबीज, एक्जिमा एक्सेट्रा। उसके बाद है फूड पॉइजनिंग। या फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से भी होती है, जिसे बॉटुलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फंजाई। फूड पॉइजनिंग फंजाई की वजह से भी होती है। जैसे हम लोग ब्रेड में देखते हैं फ्लफी स्ट्रक्चर उभर कर आता है, और अगर हम एक्सपायरी डेट वाले ब्रेड खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना होती है। इसी तरह से बहुत सारे पैकेट वाले फूड्स आते हैं जिन्हें हम एक्सपायरी डेट के बाद नहीं खाते हैं, क्योंकि उनमें फंगस लग जाते हैं और ऐसे फूड को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हैं मलेरिया,
जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अमेबिक डिसेंट्री जो कि एंटमेबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। स्लीपिंग सिकनेस जिसे अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं, तो यह हो गया प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज। और अब देखते हैं वर्म से होने वाले डिजीज। वर्म से कौन कौन से डिजीज होते हैं? एस्कैरियासिस जो कि एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के इन्फेक्शन की वजह से होती है। टीनियासिस जो कि टीनिया सोलियम के इन्फेक्शन की वजह से होती है। और फाइलेरियासिस जो उचेरिया बेनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन से हैं और किन वजहों से यह होती है। इसकी स्टडी तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इन सब की स्टडी हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसकी स्टडी हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शियस डिजीजेज या कम्युनिकेबल डिजीजेज। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज में सबसे पहले स्टडी करेंगे कॉलरा काउज्ड बाय वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरियम। कॉलरा नामक बीमारी जो है वह वाइब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? वाटरी डायरिया यानी पतली दस्त होती है। फ्रीक्वेंट वोमिटिंग यानी कि लगातार वोमिटिंग होती रहती है। सनकेन आइज आंखें धस जाती हैं, आंखों के नीचे गड्ढे उभर आते हैं। मस्कुलर क्रैम्प ड्यू टू डिहाइड्रेशन मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण मांसपेशियां ऐंठने लगती है। कंजम्पशन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फ्लाइज मक्खियों के द्वारा संक्रमित किए हुए भोजन और पानी के इस्तेमाल से कॉलरा नामक बीमारी होती है। और इसका उपचार क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सिरप, इसे ORS के नाम से जानते हैं हम लोग। यह मार्केट में उपलब्ध है। यानी जब डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में तो हमें ओरल रिहाइड्रेशन सिरप देना चाहिए जिसे ORS कहते हैं। ORS के नाम से यह मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और क्या कर सकते हैं? कंजम्पशन ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, इससे बचने के लिए पानी को उबालकर पीना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और कचरे का निपटारा प्रॉपर वे में करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन बाय कॉलरा वैक्सीन। और कॉलरा के ट्रीटमेंट के लिए कॉलरा वैक्सीन अवेलेबल है। कॉलरा के मरीजों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। अब हम लोग टाइफाइड के बारे में स्टडी करेंगे। टाइफाइड की स्टडी से पहले मैं आपको मेडिसिन की दुनिया की क्लासिक केस के बारे में बताती हूँ। मैरी मेलन नाम की एक महिला थी जो प्रोफेशनली एक कुक थी और वह जिन घरों में खाना बनाने जाती थी उस घर में लोग टाइफाइड से पीड़ित हो जाते थे। इस तरह से वह कई घरों में खाना बनाने गई और लोग टाइफाइड से पीड़ित होते गए और कई लोग मर भी गए। एक बार पुलिस कई सारे सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार भी किया लेकिन वह जेल से रिहा हो गई। उसने न्यूयॉर्क के स्टेट बोर्ड को कई बार कोर्ट में चुनौती भी दी और वह 1910 में जेल से रिहा हो गई। उसके बाद उसने कुक का काम छोड़ दिया और कपड़े धोने का काम करने लगी, लेकिन उसमें उसे कम पैसे मिलते थे। इसलिए 1915 में फिर से उसने एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। उसने अपना नाम मैरी ब्राउन रख लिया, लेकिन वहाँ भी कई सारे नर्स और डॉक्टर्स टाइफाइड से पीड़ित हो गए। उसके बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया और 1938 में उसकी मृत्यु हो गई। उसमें टाइफाइड के कोई भी लक्षण नहीं थे जिस कारण वह कोर्ट में चुनौती देती थी और वह जीत जाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसमें टाइफाइड के कोई लक्षण नहीं है, उसे कभी टाइफाइड हुआ ही नहीं, तो वह लोगों को संक्रमित कैसे कर सकती है। यह मेडिकल साइंस के दुनिया में एक ऐसा केस था जिसमें एक व्यक्ति जो कि टाइफाइड से पीड़ित नहीं था लेकिन लोगों को संक्रमित कर रहा था, इसलिए उसे टाइफाइड बम के नाम से जाना जाता है या फिर उसे टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। टाइफाइड इज काउज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर इसमें रहती है और फीवर में 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी टेम्परेचर हो सकता है। हेडेक सरदर्द हो सकता है। वीकनेस यानी कमजोरी हो सकती है। स्टोमक में पेन हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लग सकती है, भूख में कमी हो सकती है। यह संक्रमण किस प्रकार से होता है? बैक्टीरिया एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। बैक्टीरिया कहाँ एंटर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, संक्रमित भोजन एवं जल के द्वारा बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि फल, साग सब्जी इत्यादि को अच्छी तरह से धोकर, अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय
विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर विडाल टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है, लेकिन WHO ने कहा है कि डॉक्टर्स को सिर्फ विडाल टेस्ट पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गठिया, मलेरिया और हेपेटाइटिस जैसे केस में भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना सही नहीं है, और कभी कभी टाइफाइड का टीका लगाने के बाद भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंट मस्ट बी आइसोलेटेड। पेशेंट को आइसोलेट करके रखना चाहिए, यानी पेशेंट को अन्य व्यक्तियों से अलग करके रखना चाहिए ताकि दूसरे लोग संक्रमित ना हो। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उससे उसके यूज किए हुए सामान को भी यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। चूंकि टाइफाइड मक्खियों से फैलती है, इसलिए मक्खियों की ब्रीडिंग को रोकना चाहिए और इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि टाइफाइड मक्खियों से फैलती है, मक्खियां ही हमारे भोज्य पदार्थ पर बैठती हैं, क्योंकि मक्खियां ही संक्रमित व्यक्ति के वेस्ट मटेरियल पर बैठती हैं और वेस्ट मटेरियल जैसे फीसेस वगैरह पे बैठती हैं, और वहां से उड़कर जब भोज्य पदार्थ पर बैठती हैं तो हमारे खाने को भी संक्रमित करती हैं, दूषित करती हैं, और जब हम वह खाना खाते हैं तो हमें संक्रमण हो जाता है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यह ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए टैब वैक्सीन और लाइव ओरल वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब वैक्सीन मीन्स टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल और टाइफाइड पारा A एंड B। इसके द्वारा टाइफाइड से छुटकारा पा सकते हैं। टाइफाइड की वैक्सीन 3 इयर्स के लिए टाइफाइड के संक्रमण से सुरक्षित रखती है, इसलिए 3 साल के बाद डॉक्टर की परामर्श से दोबारा टाइफाइड की वैक्सीन ले सकते हैं। और अब हम लोग जानेंगे डायरिया के बारे में। नंबर 3 इज डायरिया काउज्ड बाय इश्चेरिचिया कोलाई और वायरस। डायरिया इश्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा फैलती है। डायरिया के लक्षण क्या है? एब्डोमिनल क्रम्स और पेन्स, पेट में ऐंठन या दर्द हो सकती है। फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ लूज वाटरी फीसेस, यानी बार बार दस्त आ सकती है। नोजिया दैट मीन्स जी मिचलाना। वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। फीवर, इसमें फीवर भी रहती है। ब्लड इन द स्टूल, स्टूल में ब्लड आ सकते हैं। म्यूकस इन द स्टूल, स्टूल में म्यूकस भी आ सकते हैं, यानी स्टूल में चिपचिपापन हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन, हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें खाना भी साफ सुथरे ढंग से पकाना चाहिए। खाने पीने की चीजों को पहले भली भांति धो लेना चाहिए, उसके बाद पकाना चाहिए। वॉश फ्रीक्वेंटली और हैंड, हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए और अच्छी तरह से धोना चाहिए। यूज हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बच सके। इसके अलावा रोटा वायरस वैक्सीनेशन, रोटा वायरस का वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक के प्रयोग से हम डायरिया से बच सकते हैं। हमें और क्या नहीं करना चाहिए? नेवर ईट रॉ और अंडर कुक्ड मीट, हमें कच्चा या अधपका मीट या सी फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स, और स्ट्रीट वेंडर से जो आप खाते हो ना, वो गोलगप्पे, छोले भटूरे, चाट, ये सब, उनसे भी डायरिया होने का खतरा बना रहता है, इसलिए आप वह भी नहीं खाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ वाटर विथ हाफ टी स्पून ऑफ salt and 6 teaspoons of sugar और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS। डायरिया की वजह से पेशेंट के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 लीटर पानी में हाफ टी स्पून नमक और 6 टीस्पून शुगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस सॉल्यूशन को पेशेंट को टाइम टू टाइम देते जाएं, ताकि डिहाइड्रेशन की वजह से जो पानी की कमी हो गई है उसकी आपूर्ति हो सके। या फिर ORS दे सकते हैं। ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सिरप। एंड नंबर 4 इज निमोनिया काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यह बीमारी जो है निमोनिया, वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर यानी बुखार हो सकती है, इसमें चिल्स, ठंड लग सकती है, कफ बहुत ज्यादा बनती है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है, एक्सेट्रा। इन सीवियर केसेस
The lips and fingernails may turn grey to bluish in color. सेवर केसेस में क्या होता है कि लिप्स एंड फिंगरनेल्स जो है वो ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई दैट इज एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। ह्यूमन के केस में यह मेनली लंग को इन्फेक्ट करता है। लंग में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लो यह ट्रैकिया है और यह ब्रोंकस है, और इस तरह से यहाँ पर लंग प्रेजेंट होते हैं और इससे ब्रोंक्यूल्स निकले रहते हैं। यह ब्रोंक्यूल्स है और यही इसके टिप पर यह एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। यह क्या है? एल्वियोलाई है। यह इसी एल्वियोलाई को इन्फेक्ट कर एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाती है, जिसके कारण रेस्पिरेशन से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाती है, जिसके कारण रेस्पिरेशन से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets oblique aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person. एक हेल्दी पर्सन किस प्रकार से इन्फेक्टेड होता है? एक इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता या छींकता है, वह बलगम फेंकता है, तो उनमें प्रेजेंट बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं और यही बैक्टीरिया फिर हमारे सांसों के द्वारा हमारे लंग्स यानी एल्वियोलाई में चले जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के यूज किए हुए सामग्री जैसे बर्तन वगैरह को अगर कोई स्वस्थ आदमी यूज करता है, तभी उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन। निमोनिया चूंकि एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसे एंटीबायोटिक्स के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर निमोनिया के लिए वैक्सीन आती है, तो वैक्सीनेशन के द्वारा भी निमोनिया की रोकथाम की जा सकती है। नंबर 5 इज प्लेग काउज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। यह फ्लियाज यानी रोडेंट्स के द्वारा फैलते हैं। मिडिल एज में यानी मध्य युग में महामारी फैली थी, जिसका कारण था प्लेग। जैसे आज के समय में कोरोना महामारी को हम झेल रहे हैं, उसी तरह से मध्य युग में प्लेग नामक महामारी फैली थी, जो कि यूरोप के 60% पॉपुलेशन की डेथ का कारण बनी थी। इन द मिडिल एज प्लेग वाज नोन एज द ब्लैक डेथ। मिडिल एज में प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जानते थे। इसके सिम्टम्स क्या थे? फीवर, चिल्स, हेडेक, फैटिग, मसल एक्स, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एटसेट्रा। यानी प्लेग बीमारी में किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं? इसमें बुखार हो सकता है, ठंड लगती है, सर दर्द रहता है, थकान रहती है और मसल्स में पेन रहता है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, स्वेलिंग के साथ साथ लिम्फ नोड्स में पेन भी होती है। 3 टाइप्स, ये कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की होती है। बुबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। इन तीनों के साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग हैं। बुबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, जिसे बुबो कहते हैं। इसी कारण इस बीमारी को बुबोनिक प्लेग कहते हैं। इसमें फीवर, हेडेक, वीकनेस एटसेट्रा इस तरह के भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब आते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। इसके सिम्टम्स एंड साइन क्या है? इसमें फीवर होती है, फीवर, वीकनेस, हेडेक, ठंड लगती है और टिश्यू के डेथ के कारण ब्लैक अपीयरेंस होती है, जिसके कारण इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। न्यूमोनिक प्लेग में निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी फीवर, चिल, नोजिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ एटसेट्रा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? निमोनिक प्लेग कहते हैं। प्लेग की समस्या अब तो रेयर ही होती है, लेकिन फिर भी अगर प्लेग हो जाए तो फिर इसे एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर रोडेंट्स को कंट्रोल करके कर सकते हैं, यानी चूहे या फिर छोटे मैमल से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस इज काउज्ड बाय बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। टिटनेस नामक बीमारी जो है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इसके सिम्टम्स क्या है? जॉ क्रैम्पिंग यानी जबड़ों में ऐंठन हो जाती है। पेनफुल मसल स्टिफनेस ऑल ओवर बॉडी यानी पूरे बॉडी के मसल्स में जकड़न हो जाती है, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। ट्रबल, स्वेलिंग यानी कि खाने पीने की चीजें निगलने में परेशानी होती है। हेडेक, सर दर्द रहता है, फीवर रहता है। स्वेटिंग यानी पसीना आता है। चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में चेंजेज आ जाते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, लेकिन टिटेनस नामक बीमारी में हो सकता है इसमें चेंजेज आ जाए। एंड फास्ट हार्ट रेट एटसेट्रा।
इस बीमारी में हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे। टिटेनस वैक्सीन ऑल्सो नोन एज टॉक्सॉइड वैक्सीन, इसकी प्रिवेंशन वैक्सीन के द्वारा हो सकती है। टिटेनस वैक्सीन को टॉक्सॉइड वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। यह वैक्सीन बचपन में एक बार 5 साल की उम्र तक ले लेना चाहिए, उसके बाद एक बार किशोरावस्था में भी ले लेना चाहिए ताकि इस बीमारी से पूरी तरह से बचा जा सके। नेक्स्ट इज डिप्थेरिया काउज्ड बाय कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। डिप्थेरिया कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इसके सिम्टम्स क्या है। सोर थ्रोट यानी गले में खराश, फीवर, वीकनेस यानी कमजोरी, स्वेलन, लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, एटसेट्रा। डिप्थेरिया किस प्रकार से फैलती है। स्प्रेड्स बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कफ और स्नीजेस, यानी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर खांसता या छींकता है तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। सलाइवा के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकती है। बाय किसिंग और शेयरिंग ड्रिंक्स, इन्फेक्टेड व्यक्ति के किस करने से या फिर उसके साथ ड्रिंक शेयर करने से भी डिप्थेरिया हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट्स इंक्लूड एंटीबायोटिक्स एंड एंटीटॉक्सिन दैट न्यूट्रलाइजेज द डिप्थेरिया टॉक्सिन। डिप्थेरिया की ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया जो है वह एक टॉक्सिन सेक्रेट करता है जो इंसान को कमजोर बना देता है और वह बीमारी का सामना नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे एंटीटॉक्सिन का डोज दिया जाता है जो कि डिप्थेरिया टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंटीटॉक्सिन दैट न्यूट्रलाइजेज द डिप्थेरिया टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का प्रयोग डिप्थेरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट में किया जाता है। वैक्सीनेशन के द्वारा भी डिप्थेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। इट इज काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्ट चेस्ट एंड अदर पार्ट्स। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया शरीर में पहुंचने के बाद ट्यूबरकुलिन नामक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है जो मानव शरीर के अंदर जाकर लंग्स को बुरी तरह से प्रभावित करता है और अगर सही टाइम पर इलाज ना होने पर यह शरीर के विभिन्न भागों जैसे एलिमेंट्री कैनाल, ब्रेन एंड बोन्स तक को इफेक्ट करता है। हमारे इंडिया में टीबी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। यहाँ 100 में से 10 लोगों को टीबी है, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है। फीवर, बीमारी में बुखार रहता है, चेस्ट में पेन रहता है, कफ रहता है एंड वेट लॉस और वजन घट जाता है। स्वेलिंग लिम्फ नोड्स, खासकर बच्चों में लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। यह बीमारी किस प्रकार से फैलती है। स्प्रेड बाय स्नीजेस, कफ एंड सलाइवा एटसेट्रा। यह बीमारी खासकर जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है या थूक फेंकता है तो उसके सलाइवा के द्वारा यह बीमारी फैलती है। इस बीमारी का सही समय पर अगर इलाज ना करवाया जाए तो बलगम में खून भी आती है, लंग्स बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है और व्यक्ति खांसते खांसते बुरी तरह से हाँफने भी लगता है। इस बीमारी के हो जाने पर इसका सीरियसली इलाज करवाना चाहिए। इसके लिए बलगम की जांच करवानी चाहिए, चेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए या फिर स्किन का ट्यूबरकुलिन नामक जांच करवाना चाहिए, जिससे टीबी का पता चल सके और सही समय पर इलाज हो सके। और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। ट्रीटमेंट्स इंक्लूड एंटीबायोटिक एंड वैक्सीनेशन। ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं या फिर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोसी, जिसे हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। यह नाम इसके डिस्कवरर के नाम पर पड़ा है। 1873 में हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, इस कारण इसको हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। इट मेनली अफेक्ट्स द स्किन। यह मेनली स्किन को अफेक्ट करती है। लाइट कलर्ड और रेड स्किन पैचेज विथ रिड्यूस्ड सेंसेशन। स्किन में लाइट कलर के या रेड कलर के पैचेज उभर आते हैं, यानी धब्बा उभर कर आता है और उस जगह पर सेंसेशन की भी कमी होती है। अगर स्किन के उस एरिया पर कुछ चुभाने पर सेंसेशन नहीं प्राप्त होती है। यह आई को भी इफेक्ट करती है। नोज को भी इफेक्ट करती है। नोज के इनर लाइनिंग में जो टिश्यू होती है उसे यह प्रभावित करती है।
एंड पेरिफेरल नर्व्स, और यह पेरिफेरल नर्व्स को भी प्रभावित करती है। पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड जो नर्व्स होती है उसे पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। लेप्रोसी के कारण नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिटेड बाय क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट। लेप्रोसी क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है, ना कि कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे कि हाथ मिलाने या साथ बैठने या हगिंग करने से यह नहीं फैलती है। एक प्रेग्नेंट वुमेन से अपने बच्चे में भी यह बीमारी नहीं फैलती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक एंड मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसे MDT भी कहते हैं। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के साथ साथ यह मल्टी ड्रग थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव होती है लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है सिफिलिस काउज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस नामक बीमारी ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज STD, यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इट इज कॉमनली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्ट्स जेनाइटल्स, रेक्टम और माउथ, यह जेनाइटल एरिया को इफेक्ट करता है और रेक्टम और माउथ को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज पेनलेस नॉन इची स्किन अल्सर्स, स्किन के ऊपर लेशंस उभर आते हैं जिसमें इचिंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक, इसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के द्वारा बहुत ही प्रभावी ढंग से हो सकती है, या फिर लैटेक्स और पॉलीयूरेथेन कॉन्डोम का इस्तेमाल करके भी सिफिलिस से बच सकते हैं। नेक्स्ट मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट बर्थ, यह एक प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा उसके नवजात शिशु में ट्रांसमिट हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बर्थ के समय। नेक्स्ट इज गोनोरिया काउज्ड बाय नीजेरिया गोनोरिया। गोनोरिया नामक बीमारी नीजेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज STD, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज जनरली ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल एक्टिविटीज। इसके सिम्टम्स है पेनफुल यूरिन, यानी यूरिन डिस्चार्ज करते समय दर्द होता है। फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस ऑब्लिक वजाइना, पेनिस और वजाइना के द्वारा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। इचिंग एंड इचिंग भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनट्रीटेड गोनोरिया काउजेस पेल्विक पेन, अगर गोनोरिया नामक बीमारी की सही ढंग से इलाज ना हो पाए तो पेल्विक पेन का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो सकती है। ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक एंड कॉन्डोम, गोनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक बहुत ही कारगर है, या फिर कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही आज की स्टडी समाप्त हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।